उत्तर प्रदेश का इतिहास रहा है कि यहाँ चुनाव में विकास के मुद्दों से ज्यादा जातिगत समीकरण भारी रहते हैं और शायद यही कारण है कि उत्तर प्रदेश की हर प्रमुख पार्टी का अपना खुद का जातिगत वोट बैंक है, जिसका पार्टी अपने आप को ठेकेदार मानती है। उत्तर प्रदेश में चाहे सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो या अपना अस्तित्व ढूंढ रही कांग्रेस, सभी अलग अलग जातियों के ठेकेदार हैं। समाजवादी पार्टी जहां यादवों की पार्टी कही जाती है, तो वहीं बसपा दलितों को अपना वोट बैंक मानती है। दूसरी तरफ भाजपा सवर्णों को अपना वोटर बताती है। इन्हीं वोट बैंकों के आधार पर पार्टियां अपनी रणनीति बनाती हैं। लेकिन इस बार 2020 के चुनाव में यह समीकरण बदलते हुए दिख रहे हैं और चुनावों के लिए वोट बैंक में भी सेंधमारी शुरू हो गई है। और नींव पड़ी है विकास दुबे एनकाउंटर से। कानपुर विकास दुबे एनकाउंटर केस ने जहां पुलिस विभाग की दिक्कतें बढ़ाई हैं, वहीं 2022 चुनाव में पार्टियों के लिए भी समस्या बन गई है, क्योंकि सत्ता में बैठी भाजपा सवर्णों को अपना वोट बैंक बताती है और विपक्ष ने भाजपा पर सवर्णों में ब्राह्मणों को प्रताड़ित करने का आरोप लगा दिया है। और यह आग ऐसी बढ़ी है कि लंबे समय से सत्ता पर आसीन रही पार्टियों में हाशिए पर रहने वाले सवर्ण इस समय विपक्षी पार्टियों के मुख्य मुद्दों में आ गए हैं और विपक्षी पार्टियां उनको लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं। पर समझने वाली बात यह है कि ब्राह्मण वर्ग को प्रताड़ित करने और ब्राह्मण वर्ग को नाराज करने वाली बात कब और क्यों उठी, इसके लिए सबसे पहले समझना होगा कि मामला उठा कहां से। पूरा मामला शुरू होता है विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद से। कानपुर के विकास दुबे एनकाउंटर के बाद से विपक्ष के कई नेताओं ने योगी सरकार पर आरोप लगाया कि योगी सरकार जानबूझकर ब्राह्मण वर्ग को प्रताड़ित कर रहा है। विकास दुबे के एनकाउंटर को विपक्ष ने ढाल बनाकर भाजपा पर हमला किया और यह आरोप लगाए कि सवर्णों को अपना वोट बैंक बताने वाली भाजपा सरकार लगातार ब्राह्मण वर्ग को प्रताड़ित कर रही है, जिसका विकास दुबे एनकाउंटर सबूत है। और इसी के बाद से सभी विपक्षी पार्टियां ब्राह्मण वर्ग को साधने में लग गईं। गौरतलब यह है कि ये सभी पार्टियां वही हैं जो सब सत्ता में रही हैं, तो उन पर लगातार जातिगत शोषण का आरोप लगता रहा है। कौन पार्टी क्या कर रही है? उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत विपक्षी पार्टी कहे जाने वाली समाजवादी पार्टी को जैसे ही यह मौका मिला, विकास के मुद्दों को छोड़, जनता की परेशानियों के मुद्दों को छोड़, तुरंत जनता की नब्ज पकड़कर सपा में बैठक हुई और ब्राह्मण विधायकों को आगे कर दिया गया और ये ऐलान कर दिया गया कि सपा हर जिले में परशुराम जी की मूर्ति लगाएगी और गरीब ब्राह्मणों के बच्चियों की शादी भी कराएगी। वहीं लगातार जमीनी लड़ाई को छोड़कर ट्विटर पर एक्टिव रहने वाली बसपा भी ऐसे मामलों को कहां छोड़ सकती थी। जैसे ही यह मामला सामने आया, बसपा सुप्रीमो मायावती ने तुरंत ट्वीट किया और लिखा कि सरकार ऐसा कोई काम न करे जिससे अब ब्राह्मण समाज भी यहाँ अपने आप को भयभीत, आतंकी व असुरक्षित महसूस करे। गौरतलब है कि यह दोनों ही पार्टियां जब सत्ता में रही हैं, प्रदेश में जातिगत स्थितियां क्या रही हैं या किसी से छिपा नहीं है, पर अभी दोनों ही विपक्ष में हैं, तो आग लगाने और फायदा उठाने में कोई कसर क्यों छोड़ी जाए? क्या कानपुर में शहीद हुए पुलिसकर्मियों में कोई ब्राह्मण नहीं था? हालांकि शहीदों की कोई जात नहीं होती, पर जब अपराधियों के नाम पर राजनीति गरमाने लगी तो सच को सामने रखना जरूरी है। जिस विकास दुबे के एनकाउंटर व उनके परिजनों को आधार बनाकर विपक्ष ब्राह्मण राजनीति खेलने का प्रयास कर रहा है, उस विपक्ष को क्या शहीद हुए बिल्लौर क्षेत्र अधिकारी देवेंद्र मिश्रा और उनका परिवार नहीं दिखा? कौन विपक्ष का नेता देवेंद्र मिश्रा जी के घर गया और उनके परिवार के अधिकारों की बात की? क्या आज इसी विकास दुबे के एनकाउंटर की दुहाई विपक्ष दे रही है? उस विकास दुबे ने शहीद देवेंद्र मिश्रा जी को मारने में एक बार भी सोचा? क्या विपक्ष में देवेंद्र मिश्रा जी के अधिकारों की बात की? नहीं, क्योंकि उससे वोट बैंक का फायदा नहीं होगा। खैर, लंबे समय से जातियों में बैठकर उत्तर प्रदेश की जनता ने कई पार्टियों को सत्ता के शीर्ष पर बैठाया है और 2022 का चुनाव भी उसी तरह जाता हुआ दिखाई दे रहा है। फर्क सिर्फ इतना होगा कि इस बार जात के ऊपर विकास होगा, विकास समृद्धि वाला नहीं, विकास दुबे वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल वॉइस।